This call is now being recorded. Very good morning to all of you and welcome to the last lecture of Unit 1. तो एक बार यूनिट 1 का मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ. अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स. कोड भी आपको पता होना चाहिए इसका. आपके लिए जो कोड रहेगा KME101T रहेगा, राइट, फॉर ऑड सेमेस्टर. नेक्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उनके लिए कोड रहेगा KME201T, राइट. तो हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की रिवीजन की, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, राइट. दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 1. इसको कह सकते हैं कि द सिलेबस ऑफ यूनिट 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका एक बार सिलेबस देख लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि कोई टॉपिक हमारा छूट तो नहीं गया है, क्योंकि यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, तो आपको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, सिलेबस को देख करके आप का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन, स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ. देन वी डिस्कस्ड पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स. ठीक है, 2 डेरिवेशंस हम लोगों ने ड्राइव किए थे. एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एज वेल एज ब्रिटल मटेरियल. तो डक्टाइल मटेरियल में हमने माइल्ड स्टील के लिए बनाया था और ब्रिटल मटेरियल के लिए किसके लिए बनाया था डायग्राम हम लोगों ने? कास्ट आयरन के लिए. तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम पर टेस्ट करते हैं, तो हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वहां से मिलता है. आज भी हम उसको रिवाइज करेंगे. देन वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि कोई बार है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, दैट में बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स. टेंसाइल फोर्स लगा होगा तो डेफिनेटली बार इलोंगेट होगी, एक्सटेंशन होगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नो, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन अ बार. अगर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली वो कंप्रेस होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो वो हम निकालते हैं डेल्टा एल इक्वल टू PL/AE से. इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीम क्या होती है, व्हाट इज बीम, बीम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ बीम्स अंडर वेरियस लोड्स. कौन कितने टाइप्स की बीम हो सकती हैं और कौन कौन से लोड बीम पर लगे हो सकते हैं, एंड व्हाट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एंड यू नो shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लोड, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. और यहाँ से भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हम SFD BMD लगातार पिछले कई लेक्चर से ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 1. तो आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं. एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है. आप में से कोई बताएगा मुझे व्हाट इज स्ट्रेस? इसको बिना पढ़े, बिना रीड किए, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस को आप एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Sir, the ratio of internal resisting force to the area cross section area. राइट. जब आप किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होती है बच्चों? डिफॉर्म होना चाहती है. डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बॉडी जब अपनी शेप एंड साइज को चेंज करना चाहती है, राइट. बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई किया तो बॉडी अपनी शेप एंड साइज को चेंज करना चाहती है, मतलब वो अपने आप को डिफॉर्म करना चाहती है. लेकिन डिफॉर्मेशन के, देखिए आपने लोड अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आना चाहेंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर से मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है. इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड. और उस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम बच्चों? स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, आप सभी जानते हैं जो सॉलिड होता है, सॉलिड बॉडी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली विद ईच अदर. ठीक है, उनकी जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं. तो जैसे आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करोगे, बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर से एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, राइट. अब बात आती है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, इक्वल अमाउंट के 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं. तो डेफिनेटली देखिए इसका अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें तो लेफ्ट वाले पार्ट को हमने बोला A और राइट वाले को हमने बोला B.
तो लेफ्ट वाले का अगर आप FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो लेफ्ट की तरफ एक लोड लगा हुआ है P, अप्लाइड लोड, P इज अप्लाइड लोड, और इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगी, दिस इज कैपिटल R, टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। अगर इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लोड लगा हुआ है, मान लीजिए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस क्या है बच्चों? टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी को फेल होने से बचाना है, देन जो कैपिटल R है, टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड लोड। तो हम क्या करेंगे, हमेशा टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यानी कि R को P से रिप्लेस करेंगे, तो P अपॉन A हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको जब भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी स्ट्रेस की, तो डायरेक्ट आप यूज करेंगे फॉर्मूला P अपॉन A। P इज द अप्लाइड लोड, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिग्मा, स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं, और P अपॉन P आपको पता होगा अप्लाइड लोड, मान लीजिए अप्लाइड लोड कितना दे रखा है आपको, 10 किलो न्यूटन, और एरिया आपको पता है मान लीजिए 5 mm स्क्वायर, तो इसकी जो स्ट्रेस होगी दैट विल बी इक्वल टू, स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, 2 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से आप स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, क्योंकि जो लोड होता है दैट इज न्यूटन या किलो न्यूटन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एरिया को आप मिलीमीटर स्क्वायर में रखेंगे तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू होता है बच्चे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है, आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। नाउ अब क्योंकि जो स्ट्रेस है आपने देखा अभी, स्ट्रेस क्या है बच्चे, स्ट्रेस इज लोड पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। और जो प्रेशर होता है बच्चे, प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो दोनों की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों की यूनिट भी सेम हो जाती है, और दोनों ही क्या है बच्चे, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज ये एक जैसे लगते हैं, दे लुक्स लाइक सिमिलर, बट ये अलग अलग चीजें हैं। तो जनरली इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये जो है यहाँ पर जो फोर्स होता है ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है। अगर स्ट्रेस की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप एट ए पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है। और प्रेशर में क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज नोन एज प्रेशर। दूसरा पॉइंट ये है, जो स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब तो याद आ रहा होगा आपको कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हम शेयर स्ट्रेस को। तो सरफेस के पैरेलल भी हो सकती है, और सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो सकती है स्ट्रेस। लेकिन जो प्रेशर होता है दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नॉर्मल ही रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे स्ट्रेस लगी हुई है, तो सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई इन वाई डायरेक्शन, एंड सिग्मा जेड इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी, हो सकता है कि वो सिग्मा वाई के बराबर ना हो, और सिग्मा वाई सिग्मा जेड के बराबर ना हो। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज डिफरेंट। नाउ अगर हम प्रेशर की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन रिमेन सेम। मतलब एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए प्रेशर कितना है बच्चे, पी एक्स, वाई डायरेक्शन में कितना प्रेशर है, पी वाई, और जेड डायरेक्शन में कितना प्रेशर है, पी जेड। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड के बराबर होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड के बराबर होगा। मतलब प्रेशर क्या होता है, हर डायरेक्शन में सेम होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन, जबकि जो स्ट्रेस होती है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकती है उसका मैग्नीट्यूड। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जो स्ट्रेस होती है दैट इज टेंसर क्वांटिटी, एंड प्रेशर इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं इसको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर, टेंसर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेस होती है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी डिवाइस टू मेजर द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो बॉडी के अंदर से डेवलप होती है, जबकि प्रेशर को हम मेजर कर, प्रेशर कैन बी मेजर। यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो प्रेशर को मेजर किया जा सकता है क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाइड है, इंटरनली डेवलप। ड्यू टू द लास्ट पॉइंट, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेशर की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। तो जिस भी मटेरियल वॉल्स बने, जो टैंक बना, वो वॉल्स में क्या होगा, एक स्ट्रेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। नाउ टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें तो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती है, शेयर स्ट्रेस हो सकती है, आगे मैं बताऊंगा अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्दर क्लासिफाइड एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल स्ट्रेस? सर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। राइट देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज longitudinal axis of the body, this is longitudinal axis of the body। अगर फोर्स longitudinal डायरेक्शन में लगा हुआ है like this along the longitudinal axis, if force is applied along the longitudinal axis, longitudinal axis के along अगर फोर्स है तो बच्चे ये क्या है, आपका सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बोलो यस और नो? फोर्स कैसा है बच्चे? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगा हुआ है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फोर्स है दैट इज अ नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो फोर्स लगा हुआ है अभी ये सरफेस के नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है सरफेस के तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, जो स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल अगर फोर्स लगे हुए हैं और उन फोर्स की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो तरह से दो टाइप्स हो सकते हैं इसके, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगे हुए हैं। किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो इसलिए कौन सी स्ट्रेस हो जाएगी? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फर्दर क्लासिफाइड एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी। तो अब देखिए नॉर्मल फोर्स किस तरह के हो सकते हैं। नॉर्मल फोर्स या तो टेंसाइल फोर्स होंगे या फिर कंप्रेसिव फोर्स होंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल फोर्स हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी और सरफेस के नॉर्मल लगे हुए हैं फोर्स तो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और उसमें भी ये टेंसाइल नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं बच्चों? टेंसाइल नेचर के। और टेंसाइल नेचर के हैं और दो इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों है? ताकि बॉडी क्या रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। अगर टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो बच्चों कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? टेंसाइल स्ट्रेस। सिग्मा का मतलब यहाँ पर है नॉर्मल स्ट्रेस और टी का मतलब है यहाँ पर टेंसाइल। सिग्मा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को। तो एक बार रीड कर लीजिए इसको। व्हेन अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्सेस, then the stress produced is called tensile stress. The tensile stress at any cross section xx is given as sigma t is equal to p upon a। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आप देखेंगे तो सिग्मा टी क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू p अपॉन a। ठीक है। नाउ व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस में कुछ नहीं करना है आपको। जहां पर टेंसाइल फोर्स लगे थे इक्वल अमाउंट के,
तो वहां पर आप टेंसाइल फोर्स को रिप्लेस कर दीजिए किससे, कंप्रेसिव फोर्स से। देखिए ये कंप्रेसिव फोर्स लगे हुए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल अमाउंट के दो कंप्रेसिव फोर्स लगे हुए हैं। कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और सी का मतलब यहाँ पर कंप्रेसिव नेचर की है, राइट। सिग्मा सी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आप स्ट्रेस देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन ए। नॉर्मल फोर्स की वजह से, और सॉरी जो टेंसाइल फोर्स होंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, कोई एलिमेंट है, उसको आप किसी फ्लूइड के अंदर, किसी वाटर के अंदर डाल दीजिए, देन व्हाट विल हैपन, उस वाटर की वजह से उस ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक फ्लूइड की वजह से एक प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, और वो जो प्रेशर होगा क्या उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हर डायरेक्शन में सेम होगा, हर तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर लग रहा होगा। बोलो यस और नो। यस। अगर हर तरफ से हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होगा, सेम फोर्स लग रहा होगा, तो जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम चेंज होगा। बोलो यस और नो, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ये भी क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस ही है, क्योंकि जो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम उसको कह सकते हैं, प्रेशर जो लग रहा है फ्लूइड की वजह से, वो क्या होता है, हर डायरेक्शन में सेम होता है। दैट इज ऑलवेज नॉर्मल, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसलिए ये भी क्या, कैसी स्ट्रेस हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस अभी हमने देखा, अगर सरफेस के नॉर्मल लगे हुए हैं फोर्स तो उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अगर सरफेस के पैरेलल लगे हुए हैं फोर्स, यानी कि सरफेस के टेंजेंशियल हैं, तो द फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नोन एज शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेस। और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ब्लॉक है ABCD, इस पर हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया अपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया हमने P, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट होने की कोशिश करेगा। और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस होगी उसको हम शियर स्ट्रेस कहेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी इंटेंसिटी को, टाउ इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फेस DCEF, यानी कि जिस फेस पर, जिस सरफेस पर वो टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है उसका एरिया। इसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, दिस इज L, दिस इज H एंड दिस इज B। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया, दैट इज B इंटू L, जहां पर टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है। और फोर्स कितना है टेंजेंशियल P, तो कितना हो गया, टाउ इज इक्वल टू P अपॉन B, right? So this is a shear stress. Now, what about strain? Can you explain, any one of you? बताइए। स्ट्रेन को हम अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। ओके, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि डायमेंशन का चेंज होना क्या है बच्चे, डायमेंशंस चेंज हो रही हैं मतलब उसकी शेप और उसकी जो साइज है वो चेंज हो रहा है। जब शेप एंड साइज चेंज होता है, डायमेंशन जब चेंज होती हैं तो उसी को कहते हैं हम डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसको, डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यू कैन से इट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और यू कैन से इट इज चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। इन जनरल यू कैन से इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है बच्चे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन भी क्या हो सकती है, इट मे बी नॉर्मल स्ट्रेन और इट मे बी shear strain. Normal strain is further classified as a longitudinal strain, lateral strain and volumetric strain. वन बाय वन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ, ये जो चार्ट की फॉर्म में मैंने पीपीटी को इम्प्रूव किया था, कुछ
मॉडिफाई किया था, तो वही है ये सारी चीजें, राइट। अब एक बात और मुझे बताइए, हमने देखा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, प्राइमरी स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का क्या मतलब है बच्चे? आप मुझे बताएंगे आप में से कोई कि लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है? सर लीनियर स्ट्रेन में तो जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा उसमें चेंज आएगा। जैसे अगर मतलब लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो लेंथ में चेंज आएगा, और ट्रांसवर्स में होता है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल में चेंज हुआ, वो डिफॉर्मेशन हुआ, तो परपेंडिकुलर में चेंज आएगा। एग्जैक्टली आप इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं वर्णिका। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, सॉलिड इलास्टिक बॉडी, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पर, इक्वल अमाउंट के दो फोर्स लगाए जिसका मैग्नीट्यूड P है। दीज आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ टेंसाइल नेचर। लोड अप्लाई करने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी बच्चे? L। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आएगा तो पॉइजन रेशियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। लोड अप्लाई करने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी? L। और मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, तो इनिशियल डायमीटर कितना है इसका? इसका इनिशियल डायमीटर है बच्चे D, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर आप लोड अप्लाई करोगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू इलोंगेट, क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह से इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। ये बॉडी इलोंगेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं बच्चे। कौन से फोर्स लगे हुए हैं? टेंसाइल फोर्स। तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कितनी? L प्लस डेल्टा एल। डेल्टा डेल्टा एल से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी? L प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल एक्सटेंशन हो गया इस बॉडी के अंदर along the length. Now the simultaneously at the same time the diameter will reduce, yes or no? तो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? D माइनस डेल्टा डी। डेल्टा डी कम हो गया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेन या जिसको हम लीनियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी स्ट्रेन होती है जिसको हम लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहते हैं। तो ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, जो डायमेंशन में चेंज होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। तो लॉन्ग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी, दैट इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है बच्चे? दिस इज स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। तो क्या बोलेंगे इसको हम? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान दीजिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको हम कहेंगे लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे बताइए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेटरल डायमेंशन या फिर ट्रांसवर्स डायमेंशन। वो कौन सी डायमेंशन है बच्चे? डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इज नथिंग बट इट इज आल्सो स्ट्रेन, बट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसी को कहते हैं हम लेटरल स्ट्रेन। क्या कहेंगे उसको? लेटरल स्ट्रेन, राइट। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, प्राइमरी और लीनियर स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन in the perpendicular direction of applied load is called lateral strain। एक नोट पॉइंट करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए, लेंथ इंक्रीज हो गई है तो ये कैसे आएगी? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, बोलो यस और नो। और डायमीटर डिक्रीज हुआ है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो कोई भी कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है, उसको अगर आप फ्लूइड में लार्ज डेप्थ में इमर्ज कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो एक प्रेशर लगेगा उस बॉडी के ऊपर, तो चेंज इन वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में अगर चेंज आएगा और ओरिजिनल वॉल्यूम का कुछ होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ व्हाट अबाउट शियर स्ट्रेन?
शेयर स्ट्रेन क्या है कि कोई ए बी सी डी कोई ब्लॉक है, भाई शेयर स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी, जब शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस वहां पर देखने के लिए मिलेगी हमको, मतलब शेयर स्ट्रेस कब आती है, शेयर स्ट्रेन की वजह से। शेयर स्ट्रेन कब आएगी बच्चे, जब उस पर हम शेयर फोर्स यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय strain produced by force which is tangential to the surface of a body is known as shear strain, right? तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए P, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेन कहेंगे। इसको हम फाई से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, फाई से, क्योंकि ये सॉलिड इलास्टिक बॉडी है। भाई पहले इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, ए बी सी डी, जैसे ही आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये डिस्टॉर्ट हो गई, इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, शेप चेंज होगी, मतलब यहाँ पर एंगुलर डिफॉर्मेशन आएंगे। कौन से डिफॉर्मेशन होंगे बच्चों, एंगुलर डिफॉर्मेशन। अभी जो आप देख रहे थे पहले, मान लीजिए ये इस तरह की कोई बॉडी थी, आपने टेंजेंशियल फोर्स टेंसाइल फोर्स लगाया यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा था, लीनियर डिफॉर्मेशन थे इसके अंदर, ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की, तो यहाँ पर कौन से डिफॉर्मेशन होते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन। कौन से डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है इसी को हम शेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन ट्रेंगल, अगर आप ट्रेंगल बी सी और सी डैश की बात करेंगे, देन tan फाई विल बी इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप सभी जानते हैं जब फाई की वैल्यू बहुत कम होती है, इफ फाई इज वेरी वेरी लेस, और यहाँ पर फाई की वैल्यू बहुत कम है बिकॉज इट इज सॉलिड बॉडी, तो tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, and that is equal to cc dash upon bc. The angular deformation phi in radian represents the shear strain. ये जो एंगल फाई है रेडियन में अगर हम इसको देखें, then it will be known as shear strain. Now what about Hooke's law? Hooke's law ने क्या बताया था हमको, अगर किसी मटेरियल को लोड किया जाए, if a material is loaded within proportional limit, then stress is directly proportional to strain. Stress directly proportional to होता है strain, और यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल ई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो कैपिटल ई है दैट इज सिग्मा अपॉन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यंग्स मॉडुलस की वही यूनिट हो जाएगी जो स्ट्रेस की होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। ध्यान दीजिए जो स्ट्रेस है इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट जो कैपिटल ई है यंग्स मॉडुलस, ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। ये हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो कैपिटल ई दैट इज यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे स्टील के लिए इसकी वैल्यू होती है 200 की रेंज में, 200 एंड 210 इन गीगा पास्कल। इसी तरह से कास्ट आयरन की, एल्यूमिनियम की, ब्रास, ब्रोंज, जितने भी मटेरियल हैं सबकी एक वैल्यू फिक्स होती है, कैपिटल ई। नाउ इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। इलोंगेशन क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, बता सकते हैं आप में से कोई मुझे, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन जो डेल्टा एल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, इन टर्म्स ऑफ Load into PL upon ए, पी एल अपॉन ए, राइट। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। यहाँ पर जो पी है बच्चे वो क्या है, अप्लाइड लोड, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कैपिटल ई इज द यंग्स मॉडुलस। कहां से आता है ये बच्चे, सिग्मा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन ए, राइट। एंड स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें। और एक आपको ये पता होता है कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या हम यहां से लिख सकते हैं इसको कि स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा स्ट्रेस अपॉन ई। तो यहां से देखिए जो स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, और यहां से जो स्ट्रेन आपको मिल रही है दैट इज सिग्मा अपॉन ई, राइट। इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से मिल जाएगा आपको डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। तो फाइनली आपको डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई बच्चों यहाँ से सिग्मा एल अपॉन ई। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है। सिग्मा अगर नहीं दे रखा है आपको, अप्लाइड लोड दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सिग्मा को पी अपॉन ए से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो डेल्टा एल हो जाएगा बच्चों पी एल अपॉन ए इंटू ई। इस तरह से ये रिलेशन हमको मिल जाता है। एंड डेल्टा एल इज नथिंग बट इट में बी कॉन्ट्रेक्शन, इट में बी इलोंगेशन। अगर टेंसाइल फोर्स लगे होंगे तो डेफिनेटली ये इलोंगेशन हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स लगे होंगे तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, इलोंगेशन कह सकते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स लगे होंगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। चाहे एक्सटेंशन हो, इलोंगेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, फॉर्मूला विल रिमेन्स सेम। इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, और समय मिलेगा तो हम कुछ और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। नाउ आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप ध्यान दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नंबर वन, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तभी आप अप्लाई, सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका सवाल क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं और आप यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं, तब भी आपका कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सही यूनिट का आपको यूज करना है। एंड थर्ड वन, आपने यूनिट भी सही यूज कर ली, कॉन्सेप्ट भी आपके सही हैं, और आप घर बैठ करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, यूनिट्स भी आपने ठीक लगाई हैं, उसके बाद कैलकुलेशंस आप गलती कर देते हैं, तो फाइनली आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट में कुछ रिलेशंस जो होते हैं, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट होती हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान रखें 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल का मतलब होता है बच्चे, 1 किलो पास्कल होता है 10 की पावर 3 पास्कल, और 1 पास्कल का मतलब मैंने क्या बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 मेगा पास्कल विल बी इक्वल टू हाउ मच, कैन यू टेल मी? 10 to the power 6 Pascal. 10 to the power 6 Pascal, or you can write 10 to the power 6 10 to the Newton power per 6 meter Newton per meter square. पर मीटर स्क्वायर। गीगा पास्कल। अभी देखा था ना आपने, यंग्स मॉडल्स की यूनिट गीगा पास्कल दे रखी थी, तो गीगा पास्कल का मतलब बताएंगे आप मुझे? 10 की पावर 10 to the power 9 Pascal. 9 पास्कल। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुझे पता है कहाँ पर गलतियां होती हैं। ठीक है, 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, इसलिए मैं यूनिट को अलग से समय दे रहा हूँ थोड़ा सा। पहले भी मैंने समय दिया था, क्योंकि कभी आपको यूनिट दे देगा गीगा पास्कल में, कभी मेगा पास्कल में, तो हम उसमें गलती कर देंगे। ठीक है, तो गीगा पास्कल का मतलब है बच्चों 10 की पावर 9 पास्कल, यानी कि 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कई बार ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें यूनिट यूज करता है मेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 1 मेगा पास्कल। यस और नो? आपने देखा था जब न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। तो इसको हम एक काम करते हैं, अभी हमने कौन सा रिलेशन देखा बच्चे, मैं इसको रफ कर देता हूं। लास्ट पॉइंट में यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करना चाहूंगा यहाँ पर, कि 1 मेगा पास्कल जो होता है बच्चे, वो होता है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो? एंड इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये मीटर स्क्वायर है और ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, 10 की पावर 6 मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, हम 1 मेगा पास्कल देखना चाहते हैं कि वो 1 न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। तो न्यूटन को न्यूटन रहने दीजिए, मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों? 10 की पावर 3। यस और यस सर। यस तो यहाँ पर ये जो मीटर स्क्वायर है, इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 10 की पावर 6 न्यूटन 10 की पावर 6 एमएम स्क्वायर। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चे? ये अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। एक और चीज आप ध्यान रखें, अभी मैंने आपको बताया गीगा पास्कल और मेगा पास्कल, कई बार गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 पास्कल, और मेगा का मतलब कितना हो गया बच्चे, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पास्कल। तो मेगा पास्कल और गीगा पास्कल में जो डिफरेंस है वो
1000 से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है गीगा पास्कल एज कम्पेयर टू मेगा पास्कल। तो हम ये लिख सकते हैं 1 गीगा पास्कल छोटा है कि मेगा पास्कल छोटा है? मेगा पास्कल छोटा है। मेगा 1 पास्कल। गीगा 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। ठीक है, यस जैसे आप सर। कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गीगा पास्कल को कन्वर्ट करना है मेगा पास्कल में तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेगा पास्कल को गीगा पास्कल में कन्वर्ट होगा तो करना होगा तो आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 10 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे मेगा पास्कल तो आपको गीगा पास्कल मिल जाएगा। सो दिस इज ये यूनिट्स हैं, बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बताया। नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, व्हाट इज पॉइजन रेशियो को हम म्यू से लिखते हैं। भैया आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाए तो इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो गई, और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है तो। इनिशियल डायमीटर डी था और इनिशियल लेंथ इसकी एल थी। जब लोड अप्लाई किया तो इसकी लेंथ बच्चों क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो आपने देखा यहाँ पर कि लीनियर स्ट्रेन देखा हमने, लीनियर स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेटरल स्ट्रेन आपने देखा था अभी, लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया था बच्चे, डायमीटर में चेंज होगा, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो ध्यान दीजिए, ये लीनियर स्ट्रेन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड और लेटरल स्ट्रेन होती है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज पॉइजन रेशियो, दैट इज नोन एज पॉइजन रेशियो। ठीक है, और इसकी जो जहां पर देखिए लिखा हुआ है, तो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अभी मैंने आपको बताया था लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर की होती हैं, तो डेफिनेटली जो म्यू की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, यस और नो। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो म्यू क्या है, कांस्टेंट है, म्यू एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। कितनी वैल्यू होती है, पहली बात तो ये पॉइजन रेशियो जो होता है इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ म्यू की जो वैल्यू होती है, म्यू लाइज बिटवीन 0.25 टू 0.33 फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। हालांकि जो इसकी हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 0.5, बट मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए म्यू की जो वैल्यू होगी 0.25 टू 0.33 के बीच में वेरी करेगी। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां ध्यान दीजिए इन बातों का ध्यान रखना है कि आप से अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा रहा है और म्यू की वैल्यू आपकी 0.5 से ज्यादा आ गई या 0 से कम आ गई, तो इसका मतलब कहीं आपसे गलती हुई है। इट मे बी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, इट मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक, और इट मे बी ऑफ यूनिट मिस्टेक। तो उनको आप रीचेक कर लेंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे अगर आपकी वैल्यू म्यू की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा या 0 से कम आती है तो। नाउ उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 4 कांस्टेंट बेसिकली इलास्टिक कांस्टेंट्स हमको पढ़ने होते हैं, म्यू, कैपिटल ई, कैपिटल जी और के। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, और यूनिट क्या होती है, जो स्ट्रेस की होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कैपिटल जी, इसको हम शेयर मॉडुलस भी कह सकते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से लिखते हैं और फाई से हम किसको लिखते हैं, शेयर स्ट्रेन को। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसकी यूनिट भी वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, क्योंकि स्ट्रेन यहां पर भी है। मतलब जो देखिए कैपिटल ई और जी और के ये तीनों क्या हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट होगी नहीं, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वो ई की भी यूनिट होगी, जी की भी यूनिट होगी और बल्क मॉडुलस ए की यूनिट भी होगी। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कैपिटल ई क्या है बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है। कैपिटल जी क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो है। और जो बल्क मॉडुलस है के, दैट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी यूनिट भी वही होगी जो स्ट्रेस की होती है। रिलेशन बिटवीन ई, के एंड म्यू, इसमें एक रिलेशन डेरिवेशन मैंने आपको ड्राइव किया हुआ है, तो डेरिवेशन तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये फाइनल डेरिवेशन, ये आपको याद भी रखना है रिजल्ट। कैपिटल ई इज इक्वल टू
यानी कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के इज यंग्स मॉडुलस, सॉरी, बल्क मॉडुलस, एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, डायरेक्ट ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो रिलेशन है, हाँ बोल रहे हो बेटा? डेरिवेशन आ सकता है ना एग्जाम में? बिल्कुल डेफिनेटली ये दोनों डेरिवेशन आएंगे। अभी जो लास्ट टाइम वीकली टेस्ट होते हैं मैंने ये पूछ रखे हैं, ठीक है, दोनों बार पूछे हैं मैंने। दूसरे जो और भी बैचेस हैं वहां भी मैंने ये पूछे हुए हैं। तो दूसरा जो रिलेशन है, जो दूसरा डेरिवेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। इसमें जो फाइनल रिलेशन आता है वो ये है, कैपिटल ई इज 2G1 + म्यू, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कैपिटल ई की वैल्यू दे देगा, जी की वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ लेगा म्यू बताइए कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। आपको म्यू दे देगा, जी दे देगा, बताइए, पूछेगा आपसे बताइए यंग्स मॉडुलस कितना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है, स्पेसिमेन के ऊपर। और इस तरह से हम देखेंगे टेस्टिंग मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स। तो इस तरह से स्पेसिमेन की जो लेंथ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, ग्रेजुअली हम लोड को इंक्रीज करते रहते हैं, और फाइनली नेक फॉर्मेशन होता है और ब्रेक हो जाता है फाइनली स्पेसिमेन। कुछ इस तरह से डक्टाइल मटेरियल है तो इस तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा, और जो ब्रिटल मटेरियल है वो सडन फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें ज्यादा एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन नहीं आते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बनाना है डक्टाइल मटेरियल के लिए। वो भी डक्टाइल मटेरियल कौन सा बच्चे? माइल्ड स्टील, ठीक है। तो ये होगा, इधर जो वाई एक्सिस है स्ट्रेस लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेन को। नॉर्मल स्ट्रेस इधर वाई एक्सिस पे और नॉर्मल स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग में जब आप ग्रेजुअली लोड अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन आएगी, पॉइंट ए मिलेगा सबसे पहले आपको, जिसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहेंगे इसको हम? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जो दूसरी लिमिट आती है दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट जो है दैट इज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। पॉइंट ए तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू पॉइंट ए, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है। मतलब पॉइंट ए तक क्या रहेगा बच्चों? स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन का लीनियर फंक्शन रहेगी। पॉइंट ए के बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता है, लेकिन पॉइंट बी तक जो कि इलास्टिक लिमिट है, पॉइंट बी से अगर पॉइंट बी के अंदर अंदर यानी विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आप लोड को रिमूव करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर से, देन बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आफ्टर दैट पॉइंट सी पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जो पॉइंट डी तक ये यील्डिंग होती है। इसको सी से डी तक का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं हम यील्डिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? यील्डिंग। इसमें क्या होता है, अगर लोड को आप रिमूव भी कर लेंगे उसके बाद भी आपको डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन मिलती रहेगी, ठीक है। तो सी से डी तक क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको डिफॉर्मेशन यानी कि उसकी जो लेंथ है स्पेसिमेन की वो इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पर जो रजिस्टिंग फोर्स है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं मटेरियल के वो नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद डी पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर से जो है स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है, ठीक है। पॉइंट सी को हम बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी को बोलेंगे हम लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकती है, मैक्सिमम लोड से मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और डी से ई तक फिर से स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मटेरियल है उसकी हार्डनेस बढ़ने लग जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। उसके बाद फाइनली आप लोड को लगातार इंक्रीज करते रहेंगे ग्रेजुअली, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में भी केवल माइल्ड स्टील, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए सारे। माइल्ड स्टील जनरली हम माइल्ड स्टील के लिए क्यों बनाते हैं? क्योंकि माइल्ड स्टील के अलावा और भी तो मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल। व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी मेड द डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए क्यों बनाते हैं? पहली बात तो ये रेनफोर्समेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है, वेल्डिंग इसकी आसानी से हो जाती है, ट्रस बनाए जाते हैं, मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं, और ये इजिली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। माइल्ड स्टील इजिली अवेलेबल है और ये हाईली डक्टाइल मटेरियल है।
जब आप इसका आरसीसी में कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो जो कंक्रीट होता है और माइल्ड स्टील है उसका थर्मल कोएफिशिएंट सेम होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंक्रीट के बराबर होता है। तो ये इसका फायदा है, माइल्ड स्टील के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है कंक्रीट के साथ। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ये तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में यहाँ पर कास्ट आयरन के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन नहीं आते हैं। जैसे टेंसाइल फोर्स लगाओगे विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन मटेरियल क्या होगा बच्चों, फेल हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें यील्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, यील्डिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहीं पर इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग। यील्डिंग से पहले ही क्या हो जाएगा बच्चे, फेल हो जाएगा। तो ये छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल क्या करता है, डक्टाइल मटेरियल गिव इंडिकेशन बिफोर फेलियर एंड ब्रिटल मटेरियल्स फेल सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन। ब्रिटल मटेरियल जैसे चौक होती है तो क्या होगा बच्चों, को एकदम फेल हो जाएगी। आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। राइट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है बच्चे, व्हाट डू यू नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए। राइट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द सेफ्टी, सेफ्टी इंक्रीज, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। एंड इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को फेल होने से बचाना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई रॉड, किसी लोड को कोई कोई रॉड है, जैसे कि सीलिंग फैन का मैं एग्जांपल देता हूं, तो इसको एक लोड को बियर करने के लिए इसका एक पर्टिकुलर डायमीटर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतनी सेफ्टी ज्यादा होगी, लेकिन जितना डायमीटर ज्यादा बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए ऑप्टिमम डिजाइन किया जाता है ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उसके अंदर रहे। लेकिन ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा बढ़ाओगे कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए ऑप्टिमम डिजाइन किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो क्या होता है बच्चे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। और ध्यान रखें हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होगी, 1 से हमेशा ज्यादा होगी। फॉर सेफ डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी। उसके बाद हम लोगों ने बीम को देखा कि भाई हम पिछले कई लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बीम की एक डायमेंशन ज्यादा होती है बाकी की ट्रांसवर्स डायमेंशन से। और कौन से लोड लगे होते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स पता होने चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कौन कौन से सपोर्ट्स हो सकती हैं, स्पैन क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स एंड व्हाट आर द लोड्स, कौन कौन से लोड्स होते हैं, अभी आगे आएगा स्लाइड में। तो कौन कौन से सपोर्ट होती हैं बच्चे, एक रोलर सपोर्ट होती है, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है बता सकता है आप में से कोई, ये तो कितनी बार रिवीजन हो चुका है। रोलर सपोर्ट पे बच्चे केवल एक रिएक्शन आएगी, ठीक है। हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी बच्चों, 2 रिएक्शन आती हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आएंगी। और फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी बच्चों, 3, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मोमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट ये देखेंगे आप, ये मैंने आपको दिखाया था कि फिक्स सपोर्ट, ये बिल्ट इन सपोर्ट भी कहते हैं इसको, यानी कि जो बीम होती है उसको वेल्ड कर दिया जाता है, नट बोल्ट के हेल्प से इसको किसी कॉलम पे लगा दिया जाता है, परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। देखिए ये कौन सी सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, ये रोटेट कर सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन अलाउड नहीं होते हैं। और ये रोलर सपोर्ट है, ये केवल वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती है, मोमेंट भी अलाउड है, रोटेशन अलाउड है और एक्सियल मूवमेंट भी अलाउड होता है। कौन कौन सी बीम्स हो सकती हैं बच्चों, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्वेशन से कम हो या फिर बराबर हो। यानी कि ये 3 इक्वेशंस हमने अप्लाई कर ली हैं, कितनी बार हमने अप्लाई कर चुके होंगे अभी तक, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ रिएक्शंस इनके बराबर हैं या इनसे कम है तो हम बीम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम बीम को सॉल्व कर रहे हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हो जाएंगी, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम। राइट, तो क्या हमने आप ऑब्जर्व किया आपने
हमने जितने भी एसएफडी बीएमडी बनाए हैं या रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं, या तो वो सिंपल सपोर्टेड बीम है, या कैंटिलीवर बीम है, या फिर ओवरहैंगिंग बीम है। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सी बीम ऐसी है जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर देखने के लिए मिला आपको? ओवरहैंगिंग। हैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है, तो वो है ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है। दूसरा है स्टैटिकली, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। हम रिएक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्वेशन से ज्यादा होती हैं, जैसे फिक्स्ड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम और कॉन्टिन्यूस बीम। क्या हमने इन बीम को सॉल्व किया है? नहीं किया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो सर Now, इनके भी cantilever बीम, एसएफडी और बीएमडी में बन सकते ना? हाँ बन सकते हैं, लेकिन वो इतना इजीली नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ और मेथड्स लगाने पड़ेंगे, लाइक अ डिफ्लेक्शन, नॉट इन आवर सर वो हमारे सिलेबस। कोर्स में नहीं है। हाँ बेटा, बोलो बेटा। तो मैं कह रहा हूँ कि वो वे सिलेबस हमारे कोर्स में नहीं है ना? नहीं है, पूरे बीटेक में नहीं है वो। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप छोड़ दीजिए, पूरे सिलेबस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी नहीं है वो सिलेबस में। ठीक है, ये ग्रेजुएशन में नहीं होता है। ग्रेजुएशन में केवल आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम या ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, चलिए। तो ओके सर। कैंटिलीवर बीम क्या होती है बच्चे? कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स्ड होता है, यानी कि एक फिक्स्ड सपोर्ट लगी होती है, और दूसरा एंड फ्री होता है। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, अगर बीम की लेंथ, कैंटिलीवर बीम की लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी, देन इट विल डिफ्लेक्ट, फेल होने के चांस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक और सपोर्ट लगा देंगे, रोलर सपोर्ट एट द फ्री एंड। तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम। द फिक्स्ड बीम क्या होता है कि जब दोनों एंड बीम के फिक्स होते हैं, यानी कि दो फिक्स सपोर्ट यहाँ पर लगी होंगी, सच टाइप ऑफ बीम विल बी नोन एज फिक्स्ड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होगा, दो सिंपल सपोर्ट होंगी। सिंपल सपोर्ट का मतलब बच्चे होता है या तो आइदर रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, और दोनों सपोर्ट एंड पर होंगी। इस तरह की जो बीम होगी उसको हम कहेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम, यानी कि जब दो ही सपोर्ट होंगी जनरली यहाँ पर, और इसकी एक साइड बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई होगी, या दूसरी साइड भी बाहर की तरफ एक्सटेंड हो सकती है, और जो पोर्शन बीम का सपोर्ट से बाहर होता है उसको कहते हैं ओवरहैंग। तो इट इज व्हाट सिंगल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूस बीम? कॉन्टिन्यूस बीम का मतलब है कि दो सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट तो एंड पर होंगी, और उनके बीच में भी कुछ सपोर्ट्स लगी होंगी, एक लगी होगी या फिर दो लगी होंगी या तीन लगी होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो से ज्यादा सपोर्ट्स होना जरूरी है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम, राइट। और ये चार्ट की फॉर्म में मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि भाई स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, और यहाँ पर दिखा दिया इसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। ये देखिए, बीम का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, यूजफुल इक्वेशंस के बराबर होती हैं या कम होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था। इसके बाद स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में कौन से आ जाएंगी? फिक्स्ड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम और कॉन्टिन्यूस बीम। ये चार्ट की फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी, जब भी आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बीम के लिए, तो आप इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये दैट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, राइट। कौन कौन से लास्ट है, कौन कौन से लोड बीम पर लगे होते हैं? एक होगा कंसंट्रेटेड लोड। यहाँ पर देखिए, किसी पॉइंट पर जो लोड लगा रहता है उसको हम कहते हैं पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल जिसको हम कहते हैं। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ये ऐसे भी दिखा सकते हैं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो अब टोटल लोड कैसे निकालते हैं इसका? कई बार हम कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसका हाइट इंटू बेस, यानी जो रेक्टेंगल है इसका हम इस प्लेन फिगर का एरिया अगर निकाल लें, ठीक है, तो जो लोड की इंटेंसिटी और वो कितनी डिस्टेंस तक लोड लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड मिल जाएगा। और ये कहां पर एक्ट करेगा बच्चों? कहां पर एक्ट करता है? कहां पर एक्ट करता है? मिडिल में। जितनी डिस्टेंस तक यूडीएल लगाओ उसके मिडिल में एक्ट करता है। उसके बाद है आपका यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पर एक 20 किलो न्यूटन मीटर का, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है यूवीएल। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक लगा हुआ है। पॉइंट सी पर इसकी इंटेंसिटी 0 रहेगी
और यूनिफॉर्मली वेरी करेगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी डी की तरफ, और मैक्सिमम यहाँ पर होगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको हम डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर से या किलो न्यूटन पर मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका टोटल लोड कैसे निकालेंगे बच्चों हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। और इसके बाद ये कहां पर एक्ट करता है? 1/3 फ्रॉम डी, वन जो भी टोटल डिस्टेंस है जहां तक ये यूबीएल लगा हुआ है, अगर हम डी पॉइंट से देखेंगे, इस जो मैक्सिमम हाइट है इस तरफ से अगर देखेंगे तो 1/3, और सी पॉइंट की तरफ से देखेंगे, एपेक्स की तरफ से देखेंगे तो 2/3। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल मोमेंट, किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हो सकता है लाइक दिस। तो इस तरह के ये चार तरह के लोड, यूडीएल, यूबीएल और एक्सटर्नल कर ही रहे हैं। इतने सारे न्यूमेरिकल एसएफडी बीएमडी के हमने करे। तो ये एक क्विक रिवीजन, एंड दिस वाज लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1। और यूनिट 1 मेरी साइड से खत्म हो गई है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी डिमांड है कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको जरूर सेंड करूंगा। और कंप्लीट पीपीटीज की दोबारा से वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड की फाइल और क्वेश्चन, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको कंप्लीट शेयर करूंगा आज शाम तक या कल तक। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें, आपका एग्जाम है, जब तक आपको नहीं पता लगेगा यू आर इन राइट डायरेक्शन और यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम लिखिए। जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो सभी लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए ट्यूसडे को। यस सर। यस सर। यस सर। यदि आपके पास यस सर। आज आप एसएफडी बीएमडी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आपको डाउट्स आएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, आपके क्या डाउट्स हैं। आप ग्रुप में लिख सकते हैं, पर्सनल नंबर है उस पर लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में लिख सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास, कॉल कर सकते हैं आप मुझे और बताइए मेरी साइड से क्या हेल्प चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। राइट, लेकिन आप एग्जाम लिखिए जरूर। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, इतना समय दे रहे हैं, तो एग्जाम लिखिए आप, तभी तो फायदा होगा आपका। क्योंकि इंटरनल मार्क्स आपको मैंने बताया ट्यूसडे में 50 एक मार्क्स। बार साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सिखा दीजिएगा। आप आ जाइएगा ट्यूसडे में, मेरे को कॉल कर लीजिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको 5 मिनट में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो बच्चे आप लीव कर सकते हैं। सर यूनिट 2 सर कौन सा आएगा सर पेपर में? सर पेपर में यूनिट 1 जो मैंने आपको पढ़ाया अभी लास्ट इस वीक जो पढ़ाया है वो सारा आएगा। मैं आपको अभी आपको क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर और सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी आपको शेयर करूंगा इवनिंग तक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड Thank you, बेस्ट ऑफ sir. लक फॉर योर एग्जाम। सर, एक्सक्यूज मी सर। अंशिका बोलो। हाँ अंशिका बोलिए।